पर। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट करके घिरी कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्वाचन आयोग से की कार्रवाई की मांग। भाजपा ने बताया नारी शक्ति का घोर अपमान। सुप्रिया ने पोस्ट डिलीट करने के साथ ही माफी मांगी। बीआरएस नेता के कविता की ईडी हिरासत आज हो रही है खत्म। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। के कविता पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का है आरोप। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बरकरार। उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट आज जारी करेगा अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। वहीं कर्नाटक की जेडीएस कोर कमेटी की बैठक में आज 3 सीटों पर फैसला संभव। पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट पीएनएस सिद्दीकी पर हमला। इलाके में कई बम धमाकों की भी खबर। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। गाजा में तुरंत संघर्ष विराम के लिए यूएन की सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास। अमेरिका को छोड़कर परिषद के सभी 14 अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान। अमेरिका के वीटो नहीं करने पर इजरायली पीएम ने जताई नाराजगी। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से। वहीं कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को दी 4 विकेट से मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय महिला आयोग सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहीर के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है, जिन्होंने कंगना रनौत के बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। रेखा शर्मा ने भारत के चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम सभी को महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बनाए रखना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करें। और वहीं करारा पलटवार करते हुए कंगना ने लिखा है कि प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में मैंने अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में राक्षस तक, रज्जो में एक प्रोस्टिट्यूट से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेत्री तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा रखने से ऊपर उठना चाहिए। साथ ही हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को लेकर इस प्रकार के अपशब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। और वहीं आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कंगना रनौत के बारे में कथित तौर पर एक आपत्तिजनक पोस्ट साझा किया था। हालांकि उन्होंने इस पोस्ट के बाद इसे हटा भी लिया था। वहीं इस पोस्ट को लेकर भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कार्रवाई की मांग की थी। वहीं इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ने के बाद श्रीनेत ने पूरे प्रकरण पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट तक कई लोगों की पहुंच है और उनमें से किसी ने आज बेहद अनुचित पोस्ट किया। जैसे ही मुझे पता चला कि मैंने वो पोस्ट उसे हटा दिया। जो लोग मुझे जानते हैं वे ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं कभी भी किसी महिला के प्रति व्यक्तिगत और अशोभनीय टिप्पणी नहीं कर सकती। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है
उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। और वहीं कंगना रनौत की उम्मीदवारी पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने के आपत्तिजनक पोस्ट पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, कंगना रनौत पर कांग्रेस की ओर से की गई पोस्ट एक ज्वलंत राजनीति की शुरुआत है। उनको ये मतलब नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि कांग्रेस के लोग आगे भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि कंगना जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। वे लोग ऐसे ही आगे बढ़े। विजय भाव। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सनातन शक्ति, सैन्य शक्ति, युवा शक्ति से लेकर नारी शक्ति का अपमान कर रही है। They attack Nari Shakti because even one of the spokespersons of Congress, Supriya Shrinet, she has made disgusting comment and poster on Kangna Ranaut ji, who has been given ticket in Mandi. So from Sanatan Shakti to Desh Shakti to Sainya Shakti to Yuva Shakti to Nari Shakti, abusing all of them just because they are not able to counter BJP. This shows that this is nafrat ki zuban. और वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस की महिला नेत्री के द्वारा की गई टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना रनौत मंडी की बेटी हैं। उन्होंने फिल्म जगत में हिमाचल और मंडी का नाम रोशन किया है। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड आज खत्म हो रही है। उन्हें आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी बीआरएस की नेता के कविता की ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता साउथ ग्रुप का हिस्सा थी, जिसने 2021 से 22 के लिए आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार के लाइसेंस के एवज में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। बीआरएस की विधान परिषद सदस्य 46 वर्षीय के कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई आम आदमी पार्टी के नेता भी इस मामले में जेल में हैं। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 7 वर्ष का कार्यकाल सोमवार को पूरा कर लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश की जनता का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि उनकी सरकार प्रदेशवासियों के हर सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प को आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 7 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त हुई है। ये 7 वर्ष नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के सृजन को समर्पित रहे हैं। लोक कल्याण के पथ पर चलते हुए डबल इंजन सरकार प्रदेशवासियों के हर सपने को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश की जनता जनार्दन और सभी सहयोगियों का सहयोग समर्थन के लिए आभार। होली की मंगलमय शुभकामनाएं। और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान के बीच उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट आज अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकता है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना 16 नामों की सूची जारी कर सकती है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के समूह में शामिल कांग्रेस ने महाराष्ट्र में फिलहाल कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है।
एमवीए के एक अन्य घटक राकांपा ने अभी तक अप्रैल से मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए राज्य में अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बता दें कि एमवीए इंडिया गठबंधन का सदस्य है, लेकिन अभी तक इसने अपने सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में एमवीए के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है, जिसके कारण उम्मीदवारों की घोषणा में देरी हो रही है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बाद सबसे अधिक हैं। और उधर कर्नाटक में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल जनता दल की कोर कमेटी की बैठक आज होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जेडीएस मांड्या, हासन और कोलार लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी मांड्या से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कोर कमेटी की बैठक के बाद इसकी औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है। और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए धीरे धीरे नामांकन प्रक्रिया तेज होती जा रही है। दक्षिण भारत के राज्यों में कई प्रत्याशियों ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए धीरे धीरे नामांकन प्रक्रिया तेज होती जा रही है। सोमवार को तमिलनाडु में अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। तमिलिसाई सुंदरराजन चेन्नई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं डीएमके नेता दुरई वाइको ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तमिलनाडु में पहले चरण के तहत सभी 39 लोकसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान होंगे। उधर न्यू जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष एसी षणमुगम ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वेल्लोर सीट से एनडीए उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा। डीएमके गठबंधन के घटक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के नवाज कनीन ने रामनाथपुरम लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पीएमके की उम्मीदवार सौम्य अमुमड़ी ने तमिलनाडु के धनपुरी लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं कांग्रेस नेता कार्ति पी चिदम्बरम ने तमिलनाडु के शिवगंगा लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने एक बार फिर जीत दर्ज करने का भरोसा जताया। I'm contesting for the third time on behalf of the party since 2014. I was unsuccessful in 2014, successful in 2019, and I am very confident that I will be successful in 2024. I am very, very grateful for my party leadership for reposing faith in me. उधर केरल के वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने भरोसा जताया है कि पहली बार एनडीए इस सीट से जीत दर्ज करेगी। के सुरेंद्रन भाजपा केरल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री समेत पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं का आभार व्यक्त किया। मैं अपने पूरी ताकत से उधर लड़ेंगे राहुल गांधी जी के नकारात्मक राजनीति के खिलाफ। विकास और प्रगति रोकने वाले राजनीति है राहुल गांधी जी का। विदेशों में भी जाकर देश के विरोध काम करने वाले नेता है राहुल गांधी जी। हम अपने पूरी ताकत से उधर लड़ेंगे। उधर कर्नाटक में खनन कारोबारी और नेता जनार्दन रेड्डी ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी की आरपीपी का बीजेपी में विलय कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की मौजूदगी और उनके बेटे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्रन ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। इस बीच भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने होली के अवसर पर कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में तीसरी बार पीएम मोदी की सरकार में आने को लेकर उत्साह है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एनडीए 400 पार या उससे अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। मोदी जी के आने का जो उत्साह है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, वो उत्साह आप देख रहे हैं यहाँ के लोगों में, यहाँ के जनमानस में, यहाँ के कार्यकर्ताओं में, और किसी भी दल पार्टी के कार्यकर्ता हो लगातार कल से आज तक जो है जमे हुए हैं। ये बड़ी बात है और मुझे लगता है कि बाबा बैद्यनाथ जी का इतना आशीर्वाद है कि मोदी गारंटी में अब की बार 400 पार, उससे भी ज्यादा हो जाएगा। उधर कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। सूची में राजस्थान के 4 और तमिलनाडु के 1 उम्मीदवार का नाम शामिल है। पार्टी ने भाजपा छोड़कर आए प्रहलाद गुंजल को कोटा से उम्मीदवार बनाया है।
वहीं असम में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। विधायक भरत चंद्र नराह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नराह अपनी पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रानी नराह को लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट नहीं दिए जाने से नाराज थे। कांग्रेस ने इस सीट से उदय शंकर हजारिका को उम्मीदवार बनाया है। नराह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र पहरेदार 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को फिलीपींस की मनीला खाड़ी पहुंचा। ये एक विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाजों की यात्रा एक व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आईसीजी समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया क्षमताओं का प्रदर्शन करना और फिलीपीन तट रक्षक के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के अलावा आसियान क्षेत्र में समुद्री प्रदूषण के प्रति साझा चिंता और संकल्प करना है। आईसीजी जहाज भारत आसियान पहल के हिस्से के रूप में 25 मार्च से 12 अप्रैल 2024 तक आसियान देशों अर्थात फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई में विदेशी तैनाती पर है। इससे पहले वर्ष 2023 में आईसीजी प्रदूषण नियंत्रण पोत ने कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया का दौरा किया था। मौसम विभाग ने आज तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय से लगे क्षेत्रों और गंगा के मैदानी इलाकों में लगातार वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शुक्रवार तक हल्की वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन तक देश के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। और उधर पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट पीएनएस सिद्दीकी पर हमला हुआ है। इस नौसैनिक हवाई स्टेशन पर कुछ समय तक गोलीबारी की हुई। वहीं इस क्षेत्र में कई बम धमाकों की भी सूचना मिली है। स्थानीय न्यूज प्लेटफॉर्म द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने ली है। मालूम हो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड बलूचिस्तान प्रांत में चीन के निवेश का लगातार विरोध करती रहती है और चीन और पाकिस्तान पर क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करने का भी आरोप लगाती है। बीएलए ने दावा किया है कि उसके लड़ाके एयरबेस में घुस गए हैं। वहीं हमले के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी केच ने टीचिंग हॉस्पिटल तुर्बत में आपातकाल लगा दिया है और सभी डॉक्टरों को तुरंत ड्यूटी पर आने का आदेश दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी पिछले रुख से हटकर इस बार वीटो नहीं किया है। सुरक्षा परिषद ने सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की भी मांग की है। कई असफल प्रयासों के बाद अक्टूबर में लड़ाई शुरू होने के बाद यह पहली बार है कि परिषद ने संघर्ष विराम का आह्वान किया है। अमेरिका का यह कदम गाजा में युद्ध के मुद्दे पर उसके इजराइल से बढ़ते मतभेद का संकेत देता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने अपने पिछले रुख को छोड़ दिया है। उसने कहा कि अफसोस की बात है कि अमेरिका ने नए प्रस्ताव पर वीटो नहीं किया। इससे बंधकों को रिहा करने के प्रयासों को नुकसान पहुंचा है। इससे हमास को उम्मीद है कि वो बंदियों को रिहा किए बिना संघर्ष विराम हासिल करने के लिए इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में इस सप्ताह होने वाली इजरायली प्रतिनिधिमंडल और अमेरिकी अधिकारियों के बीच बैठक रद्द करने का फैसला किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि गाजा में जब तक बंधकों को रखा जाएगा वो लड़ाई नहीं रोकेगा। इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 4 अप्रैल को पेश करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान की मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। वहीं सत्र अदालत के न्यायाधीश ताहिर अब्बास सिप्रा ने जमानत याचिका पर सुनवाई की और इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए पेशी के आदेश जारी किए। पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए, जहां अदालत ने अदियाला जेल अधीक्षक को 4 अप्रैल को इमरान खान को पेश करने का आदेश दिया। वहीं इस्लामाबाद में पार्टी के लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान पर 2 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें उन्हें अदालत ने बरी कर दिया। गौरतलब है कि पीटीआई के संस्थापक इमरान खान पद से हटने के बाद से 100 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। तोशखाना, सिफर और गैरकानूनी विवाह मामलों में दोष सिद्धि के बाद वो वर्तमान में अदियाला जेल में बंद हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने होगी। चेन्नई और गुजरात की टीम ने इस सीजन में अब तक एक मैच खेले हैं, जिसमें दोनों को जीत हासिल हुई है। आज के मैच में दोनों ही टीमों की कोशिश अपनी दूसरी जीत हासिल करने की होगी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।